रात के ठीक 9:45 हो रहे थे। हम लोग उस रास्ते पर पहुंचे जो शहर से दूर उस पुराने बंद पड़े अस्पताल की तरफ जाता था। मैं ऋतिक, मेरा दोस्त विशाल और हमारी दो दोस्त पूजा और समीरा गाड़ी चलाते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे थे। सच कहूं तो उस दिन सुबह से ही दिल में अजीब सा डर था, फिर भी खुद को समझाया कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक रात की बात है, शूट करेंगे, मजा आएगा, सुबह होते ही वापस। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक सिर्फ सूखे पेड़, टूटी सड़क और झिंगुरों की आवाजें आ रही थी। हवा में भी एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ पुराना सड़ा हुआ हो। विशाल बार बार कह रहा था, भाई यार पक्का ये करना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। मैंने भी जबरन हंसते हुए कहा, अबे डर मत यार, चैनल पर वीडियो डालेंगे तो वायरल हो जाएगा, वायरल। करीब 10 बजे हम उस जगह पहुंच गए। सामने लोहे का जंग लगा हुआ गेट दिखा, जिसके ऊपर फेडेड लेटर में लिखा हुआ था जिला अस्पताल। कुछ अक्षर मिट चुके थे, जैसे किसी ने जानबूझकर खुरच दिए हो। गेट के पास एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, नो एंट्री, वहां जाना मना था। पर हम रुके नहीं, हम चारों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी उससे भी ज्यादा तेज थी। जब हमारी कार की हेडलाइट में अस्पताल की इमारत दिखी, ऊंची, काली, टूटी हुई खिड़कियां और उनके पीछे का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी गुम हो जाए। मैंने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू की और बोला, तो दोस्तों, आज की डर की रात की शुरुआत हो रही है इस बंद पड़े अस्पताल से, जहां लोग कहते हैं कि आत्माएं अब भी यहां घूमती हैं। हमने कार बाहर पार्क की और धीरे धीरे गेट के पास पहुंचे। हवा तेज हो गई थी, इतनी कि जंजीरें खनकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पूजा ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये जगह सच में डरावनी लग रही है। समीरा ने धीमी आवाज से कहा, बस याद रखना, कुछ भी हो जाए हमें सुबह तक रुकना है। हमने बंद पड़े गेट की चैन खिसकाई और गेट अपने आप एक आवाज के साथ थोड़ा सा खुल गया। हम अंदर घुसे। चारों तरफ वीरानी थी, फर्श पर टूटी कुर्सियां, बिखरी हुई दवाइयों की शीशी और जले हुए कागज पड़े थे। मैंने टॉर्च से सामने की दीवार पर रोशनी डाली। वहां किसी ने खून जैसी लाल चीज से लिखा था, यहां कोई नहीं बचता। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने जोर जोर से सांस ली और कैमरे को कसकर पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैंने ये खुद से कहा। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। हम चारों वहीं जम गए। विशाल की आवाज, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था, बस टूटा हुआ स्ट्रेचर पड़ा था जो शायद हवा में थोड़ा हिला था। मैंने कहा, चलो अंदर चलते हैं। हम अब मेन हॉल की तरफ बढ़े। अंदर की दीवारें काली पड़ी थी और छत से पानी टपककर फर्श पर इकट्ठा हो रहा था। पानी के टपकने की आवाज उस सन्नाटे में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। समीरा ने धीरे से कहा, यह अस्पताल इतना बड़ा है और हम सिर्फ 4। मैंने कैमरा उसकी तरफ किया। बस 4 नहीं, हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ हैं। हंसी बनाने की कोशिश की, पर आवाज खुद मेरी भी कांप रही थी। तभी पूजा की टॉर्च एकदम से बुझ गई। पूजा ने घबरा कर कहा, टॉर्च क्यों बंद हो गई? अभी तो मैंने बैटरी नहीं डाली थी। तभी समीरा बोली, मेरी टॉर्च भी डिम हो रही है। मैंने कैमरा घुमाकर हॉलवे की तरफ किया और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे लंबे कॉरिडोर के आखिर में कोई खड़ा है, सफेद कपड़ों में, झुका हुआ सिर और लटकते बाल। मेरी सांसें रुक गई। मैंने धीमे से कहा, ओ वहां कोई है? मेरी आवाज खुद मेरे कानों में भी कांपती हुई सी लगी। विशाल ने फौरन मेरी तरफ देखा और बोला, क्या बोल रहा है भाई, कहाँ? मैंने कैमरे को उस साई की तरफ घुमाया, पर लेंस में सिर्फ खाली हॉलवे दिख रहा था। अब वो आकृति गायब हो चुकी थी। मेरी सांसें तेज चलने लगी। समीरा मेरे बिल्कुल पास आ गई। तूने सच में देखा था ना? मैंने धीरे से कहा, हाँ, शायद कोई और भी यहाँ है। पूजा की आवाज
डर से बहुत हल्की हो गई थी। वो बोली, चलो वापस चलते हैं ना प्लीज। लेकिन शायद मेरे अंदर के डर को नकारने वाला हिस्सा बोला, नहीं, हम अभी वापस नहीं जाएंगे। शूट करना है, अगर कुछ भी रिकॉर्ड हो गया तो हम सक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद हम हॉलवे में और अंदर बढ़े। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था, दीवारों पर जले हुए निशान, उखड़ा हुआ प्लास्टर, और उस बदबू में अब भी कुछ सड़ा हुआ सा मिला हुआ था। रास्ते में एक बड़ा सा बोर्ड गिरा हुआ दिखा, जिस पर लिखा था इमरजेंसी वार्ड। उस बोर्ड के पीछे के फर्श पर कुछ लिखा था, पर इतना धुंधला कि नहीं पढ़ा जा सकता। मैंने कैमरे की लाइट से पढ़ने की कोशिश की, पर तभी हवा का झोंका आया, इतना तेज कि बोर्ड सरक गया, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। विशाल डर के मारे उछल पड़ा। भाई, ये हवा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर किया है। मैंने खुद को काबू में रखने की कोशिश की। अरे शायद वो हवा ही थी, लेकिन दिल के अंदर से आवाज आ रही थी, ये सिर्फ हवा नहीं हो सकती। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हुए हम उस इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर अंधेरा ही अंधेरा, और बीचों बीच एक पुराना स्ट्रक्चर पड़ा था। उस स्ट्रक्चर पर एक गंदा सा कपड़ा था और लगा जैसे किसी ने हाल ही में उसे हिलाया हो। हमने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, वो एक आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर की हवा और भी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि मेरी सांसें अब साफ दिखने लगी थी। मैंने कैमरे को धीरे धीरे स्ट्रक्चर की तरफ घुमाया, और तभी मुझे लगा जैसे उस कपड़े के नीचे कुछ हिल रहा हो। मेरी आवाज कांपी। वो देखो। समीरा ने डर से मेरा हाथ पकड़ लिया। मत जा ऋतिक, प्लीज मत जा। पर मेरे कदम अपने आप उस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने लगे। मैंने कपड़े को धीरे से हटाया। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंग लगे औजार और एक टूटी हुई बोतल और पुराने दस्ताने। हम सब ने एक लंबी चैन की सांस ली, जैसे थोड़ी देर के लिए डर कम हो गया हो। और तभी दीवार पर लटक रही घड़ी, जो अब तक रुकी हुई थी, अचानक टिक टिक करने लगी। पूजा के मुंह से हल्की सी चीख निकली। ये कैसे? मैंने टॉर्च से देखा, घड़ी की सुइयां घूम रही थी, लेकिन उल्टी दिशा में। विशाल की आवाज डर से फटी सी हो गई। भाई, ये जगह सच में सही नहीं है, चलो यहाँ से। मैंने कहा, अंदर और देखते हैं, बस थोड़ा ही रह गया है। हम उस वार्ड के और अंदर गए। दीवारों पर कुछ लिखावट थी, आधी मिट चुकी थी, पर शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। उस पर लिखा था, वो आ रहा है, हमें छोड़ दो। और तभी अचानक समीरा की टॉर्च बंद हो गई। अब हमारे पास सिर्फ मेरी टॉर्च और कैमरे की लाइट ही बची थी। हमने जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश की, और हॉलवे के आखिर में फिर वही आकृति दिखी। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर और बाल आगे की तरफ गिरे हुए। इस बार वो थोड़ी पास खड़ी थी। मेरे हाथ से कैमरा गिरने ही वाला था कि मैंने संभाल लिया। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, तू कौन है? वहां से कोई जवाब नहीं आया। वो आकृति बस धीरे धीरे और पास आने लगी। हर कदम पर उसके कपड़े जमीन पर घिसटने की आवाज आ रही थी। विशाल की सांसें तेज हो गई। भाग ऋतिक, भाग। हमने जैसे ही मुड़कर भागने की कोशिश की, पर पीछे से जैसे किसी ने कंधे से कसकर पकड़ लिया हो। मैंने डर के मारे चीखते हुए मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा। धड़कन इतनी तेज थी कि खुद सुनाई दे रही थी। ये क्या था? मैं खुद से ही फुसफुसाया। कंधे पर किसी का हाथ मैंने खुद महसूस किया था, पर पीछे तो कोई नहीं था, सिर्फ वीरान हॉलवे, टूटी टाइलें और अंधेरा। समीरा डर से कांपती आवाज में बोली, ऋतिक यहाँ से चलो प्लीज। पूजा भी लगभग रोने ही लगी थी, पर उसी पल वो आकृति फिर से दिखी, इस बार पहले से भी करीब। सफेद कपड़े, झुका हुआ सर, बालों से ढका चेहरा और उसके कपड़ों से टपकती गीली बूंदें, जैसे खून या कुछ और। मैंने कांपती हुई आवाज में फिर से पूछा, कौन हो तुम? मगर फिर भी उसका कोई जवाब नहीं आया। वो बस धीरे धीरे
हमारे पास आने लगी थी। हमारे कदम पीछे की तरफ खुद ब खुद बढ़ने लगे, लेकिन पीछे हटते हटते हम एक टेबल से टकरा गए और उस पर रखी एक पुरानी फाइल जमीन पर गिरी। फाइल खुल गई और उसके अंदर की फोटो देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो फोटो किसी डॉक्टर की थी। मैंने फौरन फाइल उठाकर कैमरे की लाइट में देखा। उसमें लिखा था, डॉक्टर एस वर्मा इज मिसिंग। अस्पताल की आग के बाद से लापता, संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट, काला साया, मरीजों की चीखें। ये सब पढ़कर हम पूरी तरह से घबरा गए थे। पूजा ने कांपते हुए कहा, ये क्या है? कौन था ये डॉक्टर? तभी विशाल ने कहा, शायद वो साया यही डॉक्टर है। तभी एक जोरदार हवा चली, इतनी तेज कि हमारे हाथ से फाइल उड़ गई। फाइल हॉलवे के दूसरे छोर पर जा गिरी और अंधेरे में गायब हो गई। हमने टॉर्च घुमाई, पर वो आकृति अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बस उस जगह पर फर्श गीला था, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। मैंने कहा, चलो बस बहुत हो गया, अब बाहर निकलते हैं। पर तभी पीछे से किसी के सांस लेने की भारी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और हमें घूर रहा हो। हमने एक साथ मुड़कर देखा और कुछ पल के लिए हम सबके जैसे दिल रुक गए। वो साया अब हमारे ठीक सामने खड़ा था। बालों से ढका चेहरा, झुका हुआ सर और सफेद कपड़े से टपकता लाल पानी। समीरा की आंखों से आंसू निकल आए। पूजा के पैर कांपने लगे। विशाल की आवाज ही नहीं निकली। मैंने कैमरा सीधा किया, हाथ कांपते हुए मैंने डर से ही सही धीरे से पूछा, तो तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? वो साया हल्के से हिला और उसके झुके हुए सिर के बाल जरा से हटे। हमने उसके होठों से टपकता ताजा खून देखा। अचानक उसने सर उठाया और उसका चेहरा देख हम सब डर गए। अध चला हुआ, जलने के निशान और खाली काली आंखें। विशाल के मुंह से हल्की सी चीख निकली, भागो! हम सब मुड़कर जितनी तेजी से भाग सकते थे भागने लगे। हॉलवे में फर्श पर पड़े कांच पर पैर पड़ा, टॉर्च गिर गई। हम नहीं रुके। भागते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो साया अब हॉलवे में हमारे पीछे आ रहा था, धीरे धीरे लेकिन ठहर ठहर कर, जैसे वो जानता हो कि भागकर भी हम उससे नहीं बच सकते। हम इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था। मैंने धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। विशाल ने जोर से धक्का मारा, पर दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से पकड़कर बंद कर रखा हो। हम सब अब हाँफ चुके थे। डर के मारे पसीना बह रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। समीरा भी लगभग फूट पड़ी। हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने अपने डर को दबाते हुए कहा, रुको, कोई और रास्ता देखना होगा। चलो पीछे का रास्ता देखते हैं, शायद वहां से निकल सके। हम हॉलवे से भागते हुए उस कॉरिडोर के पास पहुंचे जहां बेसमेंट का बोर्ड लगा हुआ था। सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती थी, बिल्कुल अंधेरे में गायब होती हुई। विशाल ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई बेसमेंट में? पागल है क्या? यहाँ तो और भी अंधेरा होगा। पर मेरे दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, अगर ऊपर से नहीं निकल सकते तो नीचे से ही रास्ता होगा, बस किसी तरह बाहर जाना है। हमने अपनी टॉर्च की बची कुची रोशनी में बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती थी, जैसे कभी भी टूट सकती हो। नीचे उतरते ही एक बहुत तेज सड़ी हुई बदबू आई, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो गया। बेसमेंट बहुत पुराना था। दीवारों पर नमी और फर्श पर पानी जमा था और कोनों में जाले। हमारे जूतों की आवाज गूंज रही थी और उस गूंज में भी डर लग रहा था। लेकिन तभी मेरी टॉर्च की रोशनी एक पुराने कमरे के दरवाजे पर पड़ी। उस पर फेडेड पेंट में लिखा था, मोर्चुरी, यानी मृत गृह। पूजा की सांसें तेज हो गई। प्लीज उस कमरे में मत जाना। पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे के टूटे हुए शीशे से अंदर पड़ी और अंदर कुछ था।
हमने दरवाजा हल्का सा खोला। अंदर स्टील की टेबल पड़ी थी, कुछ गंदे कपड़े और कुछ जंग लगे औजार। दीवार पर बड़े बड़े फ्रीजर थे जिनमें कभी लाशें रखी जाती होंगी। मैंने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करने लगा। दोस्तों, हम हॉस्पिटल के बेसमेंट में हैं और यहाँ एक मोर्चरी। जी हाँ, यहाँ हम मोर्चरी के अंदर हैं। लेकिन तभी पीछे से पूजा की आवाज आई, ऋतिक देख। मैंने मुड़कर देखा, कोने में एक स्ट्रेचर पड़ा था और उस पर एक पुराना मैला सा कपड़ा, लेकिन कपड़े के नीचे कुछ था। उसकी शक्ल उभरी हुई थी जैसे कोई शरीर हो। तभी विशाल बोला कांपती हुई आवाज में, भाई प्लीज मत खोल। मेरे हाथ अपने आप ही आगे बढ़े। मैंने कपड़े का किनारा पकड़ा और हल्का सा उठाया। अंदर कुछ नहीं था, बस एक जंग लगा औजार और टूटी हड्डियां। लेकिन अचानक वो औजार अपने आप नीचे गिर गए। उसकी आवाज बेसमेंट की वीरानी में इतनी तेज गूंजी कि सबकी सांसें थम गई। उसके साथ ही फ्रीजर का दरवाजा अपने आप ही धड़ाम से हिल गया। समीरा चीख पड़ी, अंदर कोई है। हम भागकर फ्रीजर के पास पहुंचे, टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हमने ठीक से देखा तो फ्रीजर के अंदर की दीवार पर किसी ने नाखूनों से खुरचकर लिखा हुआ था, छोड़ दो मुझे। मेरे हाथों में ठंड दौड़ गई, इतनी ठंड जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली मेरे सीने पर रखी हो। विशाल की आंखें फटी की फटी रह गई और वो बोला, भाई कोई जिंदा था क्या अंदर? तभी मोर्चरी के कोने से धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो या कर्राह रहा हो। हम सब ठहर गए। टॉर्च उस कोने की तरफ की और वहां फिर वही आकृति दिखी। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर और इस बार दोनों हाथों से सिर पकड़े हुए वो जमीन पर बैठी हुई थी। समीरा की आवाज टूट गई, कौन हो तुम? धीरे धीरे उसने सर उठाया। उसका चेहरा इस बार साफ दिख रहा था, चलने के निशान, पिघली हुई खाल और काली गहरी आंखें जिनमें सिर्फ नफरत भरी थी। मैंने डरते हुए पूछा, तुम डॉक्टर हो ना? वो कुछ बोली नहीं, पर उसके होठ जैसे हिले, कुछ कहना चाह रही थी पर आवाज निकल नहीं रही थी। अचानक वो उठकर खड़ी हो गई और हमारी तरफ बढ़ने लगी। धीरे धीरे हर कदम पर पानी में छप छप की आवाज। विशाल चीखा। हमने पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ, अंधेरे में गिरते पड़ते और टॉर्च गिराते। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था बाहर निकल ही जाएगा। पर उस साई के कदमों की आवाज पीछे पीछे आ रही थी, धीमी लेकिन लगातार, जैसे वो कभी रुकेगा नहीं। हम सब बेसमेंट से जैसे तैसे ऊपर भागे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे वो साया पीछे से हमें पकड़ लेगा। विशाल आगे आगे और पूजा पीछे रोती हुई चली आ रही थी। मैंने टॉर्च उठाई, उसमें अब रोशनी नहीं थी, जैसे उस साय ने उसकी रोशनी भी खींच ली हो। ऊपर पहुंचते ही हमने हॉलवे की लाइट जली हुई देखी, पर वो नॉर्मल नहीं थी, बल्कि हर बल्ब एक लाल रंग की चमक में डूबा था, जैसे कोई इमरजेंसी का इशारा हो। तभी पूजा कांपती हुई आवाज में बोली, हम हॉस्पिटल से बाहर क्यों नहीं निकल रहे ऋतिक? ये तो वही हॉलवे है जिससे अभी हम गुजरे थे। विशाल ने दीवार की खिड़की से बाहर झांका और चीख पड़ा, बाहर कुछ भी नहीं है। पूरा हॉस्पिटल जैसे हवा में तैर रहा था। पूरा अस्पताल जो अब एक जाल बन चुका था। अब समझ आया, हम उस हॉस्पिटल के अंदर फंसे हुए थे जो कभी जिंदा था और अब सिर्फ आत्माओं से भरा हुआ है। हर दरवाजा जो पहले खुला था लेकिन अब बंद था। हर हॉलवे जो पहले सीधा था अब भटकाने वाली भूल भुलैया बन चुका था। हम एक पुराने स्टोर रूम में छुप गए, लेकिन तभी दीवार पर लगे टूटे हुए शीशे में मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि वही साया दिखा। पिघलता चेहरा, जली हुई खाल और वो जलती हुई आंखें। उसने मुझे देखा
और फिर पहली बार अपने मुंह से कुछ लफ्ज कहा। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। तभी पूजा बोली, हे गाइस, मैं इस आवाज को पहचानती हूँ और इसका हुलिया शायद मुझे पता है ये कौन है। यही आत्मा मेरी माँ के सपनों में भी आती थी। वो इसी हॉस्पिटल में नर्स थी। तभी सब चौंक गए। पूजा ने कांपते हुए कहा, मुझे ध्यान है, मेरी माँ ने मुझे कहा था एक रात जब आईसीयू में एक मरीज मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया था, उसकी बॉडी जब मॉर्चुरी में भेजी गई तब वहां से चीखें आई थी। तब से हॉस्पिटल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। हम भागते भागते एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम में घुसे जहां सैकड़ों स्क्रीन लगी हुई थी। कमाल की बात तो ये थी, वो सारी स्क्रीन ऑन थी, सारे कैमरे चल रहे थे। एक स्क्रीन में दिखा हम तीनों बेसमेंट में हैं, लेकिन अकेले। मतलब स्क्रीन पर मेरे आसपास कोई और नहीं था। और दूसरी स्क्रीन पर पूजा भी अकेली भाग रही थी। फिर तीसरी स्क्रीन देखी जहां विशाल किसी को घूरते हुए अजीबोगरीब हंसी हंस रहा था। मैं हड़बड़ा गया, शायद हम उसके जाल में फंस चुके हैं। तभी अचानक कमरे में किसी तरह की आवाजें गूंजने लगी। हमने इधर उधर देखा मगर कुछ नहीं था। तभी हमने सर उठाकर छत की तरफ देखा। हमारे पैरों से जमीन निकल गई, छत की टाइलें हिल रही थी और वहां से एक खून से सना चेहरा झांक रहा था। समीरा की चीखें निकल गई। विशाल की सांसें अब एक भयानक शोर बन चुकी थी। तभी पूजा ने गले से एक पुराना तावीज निकाला। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था और कहा था इसी से ही वो रुकता था। जैसे ही पूजा ने उस तावीज को हवा में घुमाया, एक जोरदार चीख गूंजी। दीवारों से खून बहने लगा, सीसीटीवी स्क्रीन फटने लगी और हॉस्पिटल जमीन से हिलने लगा। उसी बीच हमें भागने का मौका मिला और हम भागते हुए इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचे। वो दरवाजा जो पहले कभी खुला नहीं था, आज खुद ब खुद खुला था। हमने दरवाजा पार किया और अचानक तेज रोशनी ने हमें घेर लिया। तब समझ आया ये बाहर की दुनिया थी। हम अब जमीन पर गिरे हुए थे, लेकिन अब हम बाहर थे। वही पुरानी सड़क, वही एम्बुलेंस और वो लोग जो हमारी तलाश में थे। सबने कहा, तुम लोग 2 दिन से गायब थे। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। हमने तो यहाँ सिर्फ 2 घंटे बिताए थे। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक करवाए तो पता चला इस हॉस्पिटल को 10 साल पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ की बेसमेंट में एक डॉक्टर जिंदा जला था और तब से हर साल यहाँ लोग गायब होते हैं। हम बचे तो जरूर, लेकिन अब भी रात को जब मैं अकेला होता हूँ मुझे वो चेहरा दिखता है, शीशे में, पानी में और कभी कभी अपनी परछाई में। विशाल और पूजा का भी यही हाल था और समीरा तो कई महीनों तक मेंटली डिसऑर्डर का शिकार रही। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर तुमने ध्यान से सुना तो शायद अब तुम्हारे पीछे भी कोई है। लाइक करो अगर तुमने कुछ महसूस किया, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी इस डर को महसूस कर सके, और सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार डर तुम्हें सबसे पहले पहचान ले।